1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी में आरसीएम में काफ़ी ढेर सारे चेंजेस आए हैं। हाय, दिस इज से कृष्णकांत शाह फ्रॉम सीए कोर्स। आप देख रहे हो सीए कोर्स चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। आपकी जीएसटी में सेक्शन नंबर 9394 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 53 एंड 54 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डील करती है विद रिस्पेक्ट टू दी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक्चुअली होता क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं इससे पहले कि हम स्क्रीन पे जाएं। एक्चुअली में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जनरली जीएसटी में होता क्या है, सप्लायर कोई भी गुड्स सप्लाई करता है तो इन दैट सिनेरियो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी लगा के सामने वाले कस्टमर को दो एंड कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करे। एंड वंस टैक्स इज कलेक्टेड वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेमेंट करने की। दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म फॉरवर्ड चार्ज, जहाँ पे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स की बर्डन है कस्टमर पे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर की पेमेंट करने की tax to the government, but the responsibility in reverse charge mechanism gets shifted towards the customer जो ultimately सर्विस रिसिपेंट है या गुड्स की रिसिपेंट है उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसफर हो जाती है, बर्डन उस पर ट्रांसफर हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो टैक्स कलेक्ट करे एंड वो टैक्स पेमेंट करे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स वही पे करने वाला है एंड टैक्स उसी को पेमेंट करना है गवर्नमेंट पे। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओवरराइड कर जाता है आपकी जो टर्नओवर लिमिट होती है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन करनी होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इन केस आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कोई भी सर्विसेज या गुड्स लेते हो तो आपको मैंडेटली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैंडेटली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी कितनी भी हो उससे मतलब नहीं, आपको मैंडेटली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे एंड आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा टैक्स के। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि क्या है एक्चुअली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और किन किन गुड्स या सर्विसेज पे ये लगते हैं। तो ये आज डिटेल्ड वीडियो है, आपको सारे इस पे लिस्ट बताया जाएंगे कि कौन कौन से गुड्स एंड कौन कौन से सर्विसेज पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे एक्चुअली चार्ज जीएसटी की लायबिलिटी रेज होती है, न कि फॉरवर्ड मैकेनिज्म पे। एंड इस पे एक्चुअली में रिटर्न फाइल करते समय कैसे दिखाना है इसको एंड कैसे नहीं दिखाना, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, एंट्रीज टैली में कैसे करनी है, उसके लिए अलग से वीडियो में बेशक अपलोड करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट कवर कर रहा हूँ कौन कौन से लिस्ट में आरसीएम एप्लीकेबल है, जो कि अपडेटेड लिस्ट है 1 अक्टूबर 2023। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले गुड्स से। गुड्स के लिए जो नोटिफाइड किए गए हैं ये 7 गुड्स है आपको जो नोटिफाई किए गए हैं दैट विल बी एप्लीकेबल, जहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होंगे। देखते हैं सप्लायर गुड्स कौन है, क्या ये है कैस्यू नट्स। कैस्यू नट्स हो गए नॉट सेल्ड और पिल्ड, अर्थात जिसको पिल नहीं किया गया, सेल नहीं किया गया, छिलके उसके हटाए नहीं गए हैं, वैसे कैस्यू नट्स यदि एग्रीकल्चरिस्ट डायरेक्टली बेचता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रजिस्टर्ड पर्सन को जब बेचा जाता है एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा कोई भी कैस्यू नट जो कि सेल नहीं किया गया, पिल नहीं किया गया, अर्थात छिलके उसके हटाए नहीं गए हैं, तो इन दैट सिनेरियो ही उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इट मीन्स कि यदि कोई दुकानदार है, सप्लायर है जो कैस्यू नट बेच रहे हैं या फैक्ट्री से कैस्यू नट बिक रहा है, तो वो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब है जो किसान है, किसान कैस्यू नट्स उगा रहे हैं एंड उसको छिलके बिना छुले ही बेच रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हैं, तभी जाके वहां पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ये रेसिपेंट ऑफ सप्लाई जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, उन रजिस्टर्ड पर्सन को आप टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। एक्चुअली द कंसेप्ट बिहाइंड, लॉजिक बिहाइंड इस पे क्या है कि एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, उनको ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं है, तो इस वजह से उन पे बर्डन ना हो टैक्स पे करने की, वो एक तो किसानी कर रहे हैं एंड उस पर टैक्स की बर्डन ना हो, टैक्स की बर्डन शिफ्ट हो जाए रजिस्टर्ड पर्सन पे। तो इस वजह से ये यहाँ पे लेके आया, ये नोटिफाई किया गया गुड्स के लिए कि आपको गुड्स जो है कैस्यू नट के लिए जनरली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू बीडी रैपर लिप्स। बीडी की जो रैपर लिप्स होती हैं जिसे हम टेंडू भी कहते हैं, वहाँ पे भी सेम है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो इसको उगाएगा वो इस पे टैक्स पे नहीं करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही इसको टैक्स पे करेगा। टोबैको लिप्स पे भी सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट आपके पास यहाँ पे 4 जगह है, 4 जगह है। बेसिक लॉजिक वही है कि एग्रीकल्चरिस्ट पे टैक्स बर्डन नहीं रखना चाहते हैं गवर्नमेंट, को हम शिफ्ट करना चाहते हैं टुवर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, इस वजह से इसको नोटिफाई किया गया। रॉ कॉटन जो कपास होते हैं, जो रुई होती है, जो रॉ होता है कच्चा रुई, वो एग्रीकल्चरिस्ट उगा के एक बार रजिस्टर्ड पर्सन को बेच दे, तो इन दैट सिनेरियो रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिपेंट है ऑफ सप्लाई, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के बेसिस पे। सिमिलरली टोबैको लिप्स है,
टोबैको लिप्स यहाँ पे हो गया। अब सिल्क यार्न में आने से पहले एक हम क्लैरिफिकेशंस में देना चाहूँगा यहाँ पे कि ये रजिस्टर्ड पर्सन को जब एक एग्रीकल्चरिस्ट सेल कर रहा है गुड्स, सप्लाई कर रहा है गुड्स, तभी जाके ये आरसीएम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इनकेस वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। फॉरवर्ड चार्ज की बातें फॉरवर्ड चार्ज में बेसिकली में भी जाए इनकेस एग्जेम्प्ट नहीं हो तो, ठीक है। बाकी उसके लिए हमें एग्जामेशन नोटिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे। बट एक बात तो बता दें, अनरजिस्टर्ड पर्सन को पहले जो हुआ करता था कि 5000 रुपीज से ऊपर की सप्लाई किए जाएंगे तो लगेंगे आरसीएम पे, आरसीएम की लायबिलिटी हो जाएगी, वो अब हटा दिया गया है। तो आगे देखते हैं। आगे बताया गया सिल्क यान को यदि कोई पर्सन जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर करते हैं सिल्क यान फ्रॉम सिल्क कोकून फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान। ओके, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, मतलब एक सिल्क यान से सेरिकल्चर कहा जाता है। सिल्क कोकून बनाने का जो फार्मिंग होती है उसको सेरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर से जो सिल्क कोकून बना, सिल्क कोकून उसने सप्लाई कर दिया किसी भी मैन्युफैक्चरर को जिसने सिल्क यान बनाया। तो ये सिल्क यान जो बनाता है मैन्युफैक्चरर है, वो यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर देता तो वहां पे लायबिलिटी बन जाती है रजिस्टर्ड पर्सन की कि इनको पेमेंट करनी पड़ेंगी आरसीएम के बेसिस पे टैक्सेशन। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लॉटरी जब स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सप्लाई करती है लॉटरी को, एक लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को, तो वहां पे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट की लायबिलिटी बन जाएगी टैक्स पे करने की आरसीएम पे। नेक्स्ट में चलते हैं 6 नंबर पे। इसमें बताया गया यूज्ड व्हीकल सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स वेस्ट एंड स्क्रैप, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सेल करती है। काफी केस में होते हैं, काफी आप देखोगे भी पुलिस स्टेशन पे काफी ढेर सारे अनयूज्ड मोटरसाइकिल्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनको यदि वो सेल कर देते हैं वेस्ट या स्क्रैप की तरह सेल कर देते हैं, या कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, सीज्ड गुड्स है, वो उनको सेल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, तो वहां पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, वहां पे आरसीएम पे करना पड़ेगा एक रजिस्टर्ड पर्सन को। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। लैंडिंग सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर का, तो इन दैट सिनेरियो एक रजिस्टर्ड पर्सन जब ये सप्लाई करता है इस गुड्स को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तभी जाके इस पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी बनती है। तो गुड्स के केस में बेसिकली ये 7 डिफरेंट केसेस है, जनरली 8 है, 4 है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नया इंसर्ट किया गया है रॉ कॉटन का, तो जनरली 8 है। ये 8 डिफरेंट गुड्स है जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि आप आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। जनरली आप देखोगे तो इसको जो सप्लाई रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई है, इसको याद करोगे तो आप सिंपली रेसिपेंट ऑफ सप्लाई जनरली रजिस्टर्ड पर्सन है, इनकेस रजिस्टर्ड पर्सन को ये गुड्स दिया गया, एग्रीकल्चरिस्ट है 3-4 केसेस में, एंड कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड कुछ केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन ही है। तो इन दैट सिनेरियो ही इस पे क्या लगेगा, आरसीएम के बेसिस पे सप्लाई हो जाएगा। एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, जहां जहां पे एग्रीकल्चरिस्ट है यदि वो डायरेक्टली कोई शॉपकीपर या फिर कोई मैन्युफैक्चरर सेल करता है तो वहां पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। ये तो हो गया गुड्स के बारे में। अब आते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 सर्विसेज है जिनको नोटिफाई किया गया है एज अब तक विद 1 अक्टूबर 2023 तक जब जो नोटिफाई किए गए हैं, अपडेटेड लिस्ट है ये सर्विसेज के जिन पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है। चलिए देखते हैं वन बाय वन इसको भी क्रैक करते हैं, देखते हैं समझते क्या है। सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट टू द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। ध्यान रखना यहाँ पे रोड बोला गया है, तो इसलिए वेसल, एयरक्राफ्ट या ट्रेन इसमें कवर्ड नहीं होता है। तो एक गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कि ट्रांस में भी ट्रक है, ट्रक ट्रॉली या फिर जो भी उनके पास, वो जीटीए है। जीटीए ट्रांस ये क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है गुड्स, सप्लायर सर्विसेज सप्लाई कर रही है किसको, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, टोटल 6 डिफरेंट सर्विसेज, 6 डिफरेंट पर्सन हैं जिनको नोटिफाई किया गया। इनके यही नोटिफाइड पर्सन को दिए जाते हैं ये सर्विसेज बाय जीटीए, तब जाके इस पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है। किसी और को दिया जा रहा है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी उस पर नहीं बनेगा। चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से इसमें कौन कौन से पर्सन नोटिफाइड किए गए। कोई पर्सन जो कि रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अर्थात जीएसटी में जिसकी भी रजिस्ट्रेशन है, उनको यदि प्रोवाइड किया गया जीटीए के द्वारा, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनको
टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के बेसिस पे। कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, मतलब कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट है, बड़ी कॉर्पोरेट में आपको एलएलपी भी कवर हो जाती है बड़ी कॉर्पोरेट के डेफिनेशंस पे देखोगे तो। एनी पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ईओपी हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, वो भी नोटिफाइड पर्सन यहाँ पे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेक्शन नंबर 25 में डिफाइंड है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कि आपके सपोज आप नहीं चाहते हो हर स्टेट में आप ब्रांच खोलो, एंड मे बी सीजनल बेसिस पे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो अपने माल लेकर, वहाँ पे आप सेल करके आना चाहते हो, तो उस स्टेट में आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तब आप आईटीसी वगैरह क्लेम कर पाते हो। तो वो जो है मे बी 3 महीने 6 महीने मैक्स टू मैक्स पीरियड 6 मंथ की है, 6 मंथ तक की पीरियड के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जो कि टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन होती है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसको कहते हैं, उनको भी यहाँ पे लाया गया। इनकेस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीटीए की सर्विसेज लेती है तो आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी under any law, cooperative societies be cooperative society and next factory registered under or governed by this Factories Act 1948 पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये सारे के सारे इन टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए, चाहे ये रजिस्टर्ड हो जीएसटी पे, चाहे रजिस्टर्ड नहीं हो जीएसटी पे। तो देखते हैं क्या इसका मतलब है थोड़ा ब्रीफिंग पे। देखो जीटीए इनके सर्विस जीटीए सर्विस सप्लायर है, ये तो समझ में आ गया होगा। रेसिपेंट आपके इतने नोटिफाइड पर्सन में एक जो है रजिस्टर्ड पर्सन भी अंडर जीएसटी। अब इतने सारे जो है बड़ी कॉर्पोरेट है, फर्म है, ईओपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फैक्ट्री है। अब ये रजिस्टर्ड हो नहीं हो रजिस्टर्ड दैट डजंट मैटर, इनके सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं जीटीए के द्वारा इनको, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी मिल जाएगी। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें फॉरवर्ड चार्ज भी हो जाता है। सपोज कि जीटीए ने खुद ही रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड ऑप्ट किया कि वो खुद ही टैक्स चार्ज करेगा एट द रेट ऑफ 12%, उसको चार्ज करना पड़ेगा। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% एंड आईजीएसटी, इनकेस सिर्फ आईजीएसटी है तो 12% के रेट में उसको चार्ज करना पड़ेगा। इनकेस वो सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी 12% के रूप में चार्ज करता है एंड वो इसमें ये डिक्लेयर करता है कि हम रजिस्टर्ड हैं एंड ये आरसीएम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो उस पर आरसीएम एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी एंड जीटीए लायबल हो जाएगा इस पे पेमेंट करने के लिए टैक्स एट द इन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। तो ये एक्सेप्शन है, अच्छी खासी एक्सेप्शन से आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा। जब भी जीटीए के आपके पास इनवॉइस आती है तो आपको देखना होगा उस पर 5% लगे हुए हैं या 12% लगे। इनकेस 12% लगे तो आरसीएम उस पर एप्लीकेबल नहीं है, आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, आप बच जाते हो उस पर। एंड इनकेस उस पर 5% की टैक्स लगी हुई है तो आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना जीटीए के लिए भी एक बेनिफिट है, इनके 12% पे लेते हैं तो उसको आईटीसी भी वो ले पाते हैं, 5% पे लेते हैं तो बहुत लिमिटेड आईटीसी उनको मिलता है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये फॉरवर्ड चार्ज पे कब एप्लीकेबल हो जाता है जीटीए की सर्विस, वो मैंने यहाँ पे समअप किया हुआ है। समअप कर देते हैं एक बार। जो भी नोटिफाइड पर्सन को यदि दिया जा रहा है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ध्यान रखा होगा आपने, यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी पे यदि प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विसेज पे, आप एक शॉर्टकट याद कर सकते हो। जब भी सर्विसेज टैक्सेबल टेरिटरी वाले बिजनेस एंटिटी पर्सन या जो भी आपको नोटिफाई किए गए नीचे वाले, उस पर आप देखोगे ये 12 या 16 है, जिसमें जब भी टैक्सेबल टेरिटरी पे प्रोवाइड किया जा रहा है तभी जाके जनरली आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। इनकेस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या होगा, इंडिया के बाहर या फिर किसी ऐसे स्टेट जिसको नॉन टैक्सेबल टेरिटरी करके स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया, तो वहाँ पे यदि एप्लीकेबल, वहाँ पे यदि सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उस पर भले ही नोटिफाइड पर्सन को ही क्यों ना प्रोवाइड किया गया हो, तो वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती आरसीएम की, वहाँ फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि 12% के रेट पे यदि जीएसटी लगा के जीटीए वाले भेजते हैं इनवॉइसेस, तो इन दैट सिनेरियो डिक्लेयर करते हैं अपनी इनवॉइसेस पे, तो इन दैट सिनेरियो इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इनकेस इन्होंने सप्लाई किया है, जीटीए ने सप्लाई किया है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं बट रजिस्ट्रेशन सिर्फ ले रखा है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51, ना कि कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करने के लिए, तो इन दैट सिनेरियो उस पर क्या होगा कि उस पर फॉरवर्ड चार्ज पे जीटीए को ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन आपने बताया कि मैंने भी बस बताया, रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों के केस में आपकी एप्लीकेबिलिटी बन जाती है आरसीएम पे। बट एक बात ध्यान रखने की वाली बात है कि अननोटिफाइड पर्सन नहीं है, वो नोटिफाइड पर्सन नहीं है, सपोज इंडिविजुअल है, मैंने जीटीए की सर्विसेज ली है, मैं मैं भी अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ या घर शिफ्ट कर रहा हूँ दिल्ली टू मुंबई एंड तभी मैंने जीटीए सर्विसेज लिया एंड आई एम नॉट रजिस्टर्ड, तो क्या मुझे जरूरत है कि मैं टैक्स पे करूँ? क्या लगता है आपको? जरूरत नहीं है एक्चुअली में। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नोटिफाइड वाले वैसे कवर तो हो जा नहीं होते कवर यहाँ पे, इसलिए भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। एंड वैसे भी एग्जाम्पशंस पे नोटिफाई किया गया है, ये एग्जेम्प्टेड है, जरूरत नहीं है इनको टैक्स पे करने की। अनरजिस्टर्ड पर्सन को इस केसेस पे एग्जेम्प्ट है, जरूरत नहीं है, वहाँ पे ना 12% लगाने की जरूरत है ना 5% लगाने की जरूरत है।
ठीक है, इसको एक मैंने सम अप किया हुआ है, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि यदि पर्सन जीटीए के अंदर जीटीए के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो देखना हमें ये है कि जो जीटीए है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। इनकेस वो रजिस्टर्ड है एंड अपने इनवॉइस जो सेंड कर रहा है उस पर उसने 12% की रेट लगा रखा है, तो हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगी एज ए रेसिपेंट, सिर्फ वो लाइबिलिटी बन जाएगी उसकी, हमें 12% पे टैक्स पे कर देना है एंड दैट्स ऑल सेट। पर्सन जो लेवल होगा दैट इज जीटीए। इन केस वो 5% के रेट पे टैक्स लगा के भेजता है, इट मीन्स कि वहां पे फॉरवर्ड चार्ज 5% के टैक्स पे 5% के रेट पे टैक्स इनवॉइस लगा के भेजता है, तो इन दैट सिनेरियो फॉरवर्ड चार्ज होगा, क्योंकि ये जीटीए रजिस्टर्ड है एंड उसको ये डिक्लेयर करना होगा अपने इनवॉइसेस पे कि भैया हम जो है टैक्स पे करेंगे। ठीक है, इनकेस जीटीए एक्सरसाइज नहीं करती है ये ऑप्शन टैक्स पे करने की एंड वो 5% की रेट पे जीएसटी वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है, आरसीएम आप लगाओगे एंड देन आप यहाँ पे पे करोगे, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज रेसिपेंट। तो एक बार सम अप कर देता हूँ। देखो जीटीए केस में क्या है, जीटीए केस में आपकी जीटीए रजिस्टर्ड है एंड वो 12% या 5% लगा के भेज रहा है अपना इनवॉइस, तो इन दैट सिनेरियो फॉरवर्ड चार्ज पे एप्लीकेबिलिटी हो जाती है एंड उसको इनवॉइस पे डिक्लेयर करना होगा कि भैया मैं जो है टैक्स पे करूंगा। इनकेस जीटीए जो है इनवॉइस पे डिक्लेयर नहीं करता ऐसा कुछ एंड देन नोटिफाइड पर्सन को भेज रहा है, वो नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं हमने देख लिया यहाँ पे, बड़ी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी हो गए, यूपी हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए एंड जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी। इन सब के केसेस में क्या होगा कि आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। ध्यान रखना रिवर्स चार्ज में आप जब भी पे करोगे 5% की टैक्सीबिलिटी सिर्फ है, फॉरवर्ड चार्ज में 12% 5% दोनों इस द केस में भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया गया, सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है एक इंडिविजुअल एडवोकेट, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने बताया इंडिविजुअल एडवोकेट, इनकेस ये एडवोकेट की एक कंपनी फॉर्म करता है, कंपनी फॉर्म करके अंदर वहां से प्रोवाइड करता है, तो उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस पे। यहाँ बताया गया इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विसेज बोला गया है। लीगल सर्विसेज के अलावा सपोज एडवोकेट है और इंडिविजुअल एडवोकेट है और वो जो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है कोई सर्विसेज, तो इन दैट सिनेरियो नहीं होंगी आरसीएम एप्लीकेबल, वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विस का मतलब वहाँ पे कंसल्टेंसी या फिर असिस्टेंस दे दिया किसी भी ब्रांच ऑफ लॉ पे या रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज दे दिए किसी भी कोर्ट पे, तभी जाके वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है ये क्या नाम है इसका, आरसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक हो गया कि इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, कंपनी नहीं है। इनकेस कोई कंपनी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है या सीएस है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर आप फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे भी आ गया कि बिजनेस एंटिटी को ही प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इन दैट सिनेरियो नहीं लगेगी आरसीएम। मतलब है कि मैं इंडिविजुअल हूँ, कोई भी केसेस हो गए एंड मैंने एडवोकेट को रिफर किया, तो इट डजंट मीन कि मैं आरसीएम पे लायबल हो जाऊंगा एंड आरसीएम पे पेमेंट करूंगा, जरूरत नहीं है, आरसीएम पे मुझे लायबिलिटी नहीं बनेगी। और बिजनेस एंटिटी पे भी एक अच्छी खासी एग्जाम्पशंस दिए गए, आप यहाँ पे देखोगे तो इनकेस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर जो है लेस है देन दैट द एग्रीगेट टर्नओवर जो होती है हमारी 20 लाख 25 लाख की जो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो इनकेस लेस है हमारी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो इन दैट सिनेरियो हमें भी जरूरत नहीं है, मतलब बिजनेस एंटिटी को भी जरूरत नहीं है कि आरसीएम पे वो टैक्स पे करे बोल के, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू कोई गवर्नमेंट बॉडी को दिया गया, कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया गया, ऑफकोर्स दैट इज एग्जेम्प्ट, तो इन दैट सिनेरियो फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगी, एग्जेम्प्ट है। मतलब मैं यदि लेने जा रहा हूँ एडवोकेट सर्विस तो वो एग्जेम्प्ट है, और इनकेस कोई बिजनेस एंटिटी लेने जा रहा है तो उस पर भी देखना पड़ेगा कि उस बिजनेस एंटिटी की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कम था या ज्यादा था, जो भी हमारी थ्रेशोल्ड है 20 लाख की, इनकेस कम था तो वो भी एग्जेम्प्ट है, इनकेस ज्यादा था तो उसे आरसीएम पे पे करना पड़ेगा। और वो भी देखना होगा कि किसने सर्विस प्रोवाइड किया, इंडिविजुअल है या फॉर्म है, इस इंडिविजुअल फॉर्म में तो आरसीएम, इंडिविजुअल फॉर्म नहीं है, कोई पार्टनरशिप कोई कंपनी है तो इन दैट सिनेरियो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इन दैट सिनेरियो नहीं होगा आरसीएफ की एप्लीकेबिलिटी, फॉरवर्ड चार्ज पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 थे जिसपे हमने देख लिया लीगल सर्विसेज के बारे में। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। ध्यान रखना यहाँ पे बातें सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेड्यूल नंबर 3 पे
पारा नंबर 3 है, जहाँ पे बताया गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रिब्यूनल, वहाँ पे वर्ड ट्रिब्यूनल यूज किया गया, यहाँ पे वर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यूज किया गया। तो ध्यान रखना, जो शेड्यूल नंबर 3 है जिसको सप्लाई नहीं कहते उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम इस वजह से वहाँ पे ट्रिब्यूनल पे नहीं होता एप्लीकेबल, बट यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी पे है, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, पॉइंट आरसीएम पे एप्लीकेबल बन जाएगा एंड बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम पे। आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हम आगे पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज रिगार्डिंग टू स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। समझने वाली बात है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है। स्पॉन्सरशिप सर्विस यदि प्रोवाइड किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा, ध्यान रखना यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया गया किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी पर्सन का मतलब हो जाता है कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बड़ी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म हो, एलएलपी हो, कोई भी यदि प्रोवाइड करता है किसको, देखो प्रोवाइड करने वाला कोई भी है बट प्रोवाइड किया जा रहा है बड़ी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी पे लोकेटेड है, तभी जाके उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, और एल्स आरसीएम एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। एग्जांपल समझते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सपोज, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी जो लीगल इंस्टीट्यूशन लीगल कॉन्स्टिट्यूशन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने क्या किया स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया अपनी डिफरेंट मे बी एजुकेशनल कोई इवेंट हो रहा, उस पर उन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया, उसमें मारुति सुजुकी लिमिटेड सपोज आ रही है भाग लेने के लिए। तो इन दैट सिनेरियो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। प्रोवाइड किसको किया गया, एक मारुति सुजुकी लिमिटेड को, जो कि कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कॉर्पोरेट है। तो इन दैट सिनेरियो मारुति सुजुकी लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आरसीएम पे वो टैक्स पे करे। सपोज केस ये था कि उसने मुझे प्रोवाइड किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड मैं वहां पे जा रहा हूँ एज अ रेसिपेंट, सर्विस रेसिपेंट। तो इन दैट सिनेरियो टैक्स लायबिलिटी किसकी होगी आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के बताना, मैं तब तक मैं बता देता हूँ इसे। टैक्स लायबिलिटी उस पर मेरी नहीं होगी, टैक्स लायबिलिटी होगी उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्योंकि मैं बड़ी कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं हूँ। होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हम आगे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अब उसके बारे आते हैं, उस पर देख लेते क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, या यूनियन टेरिटरी हुआ, या लोकल अथॉरिटी हुए, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है कौन से सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज, बट बाकी इन दो सर्विसेज को छोड़ के, जो सर्विसेज क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, या फिर आप ले लो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, इन्होंने प्रोवाइड किया ये सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इनको। तो इन दैट सिनेरियो एग्जाम्प्ट हो जाती है, जनरली एग्जाम्प्ट हो जाती है, उससे भी एग्जाम्प्ट हो जाती है, या फिर आप सेक्शन नंबर 7 चेक करोगे तो वहाँ पे इसको सप्लाई नहीं कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कि यदि ये प्रोवाइड किया गया बिजनेस एंटिटी को, ये एक्सक्लूड किया गया, ध्यान रखना यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया, व्हाट डज दिस मीन, एक्सक्लूडेड है, इट मींस इस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इन पे जो है आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि किसी को भी प्रोवाइड किया गया उस पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती, फॉरवर्ड चार्ज पे पे करना होगा टैक्स वहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर हो गया, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया गया, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। तो मतलब कोई भी सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में भी लाइसेंसिंग की सर्विसेज होंगे या कोई और सर्विसेज हैं, एक बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है और वो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड, रेजिडेंट पे है ना, बट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा उसको आरसीएम के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे पॉइंट नंबर 5 पे। 5 में क्या बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने सर्विस दी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, यहाँ पे अभी हमने एक्सक्लूड किया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, रेंटिंग एंड मोर प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड किया गया, तो व्हाट डज दैट मीन कि मे बी वो फॉरवर्ड चार्ज में होगा, मे बी वो एग्जाम्पशन पे होगा। ठीक है, देख के होगा कौन से पर्सन पे। इन केस फिर से 5 एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे बताया गया कि इन केस सपोज एक बिजनेस एंटिटी है, मे बी मारुति सुजुकी लिमिटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया मारुति सुजुकी लिमिटेड को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी बिल्डिंग उनको दे दिया रेंट पे, तो इन दैट सिनेरियो मारुति सुजुकी लिमिटेड यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, मारुति सुजुकी लिमिटेड को उस पे आरसीएम पे करना होगा। तो ये एक्सक्लूड पोर्शन उन्होंने फिर से यहाँ पे कवर किया है
यदि उनके वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कवर किया, इनकेस वो अनरजिस्टर्ड था, मारुति सुजुकी लिमिटेड अनरजिस्टर्ड था, तो इन दैट सिनेरियो नहीं होगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी हमारे पॉइंट नंबर 5 पे। तो ये बारीकी सी चीजें बारीकी सी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड करते करते हमें आइडिया लग जाता है, मतलब कैसे करके लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट करने के बाद ही ये अब समझ में आती है। तो एक बार फिर से बता दूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग की सपोज रेंट पे प्रोवाइड किया मारुति सुजुकी लिमिटेड को, जो कि रजिस्टर्ड है, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 5 डबल है, दैट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ क्या है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी पर्सन ने प्रोवाइड किया, कोई भी पर्सन, मतलब फिर से बता दूं आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एलएलपी हो गया, फर्म हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ईओपी हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन ने यदि प्रोवाइड किया एक रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, जनरली क्यों लेके आया पता है, ये बेसिकली अभी रिसेंट ही है, रिविजन अमेंडमेंट से 2018 से आया है। हाँ, तो ये लेके क्यों आए हैं, लेके आने की वजह ये कि देखा गया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग से ही, रेजिडेंशियल फ्लैट से ही कमर्शियल बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए जा रहे थे, कमर्शियली जो है मे बी जनरली कोविड टाइम पे नहीं जाता था, कमर्शियल काम किए जा रहे थे रेजिडेंशियल फ्लैट से। तो उसको कवर करने के लिए इनकेस एक पर्सन है एंड कमर्शियली अपना बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल राम जो है इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है और वो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा जीएसटी पे, और राम जा रहा है मतलब एक रेजिडेंशियल फ्लैट पे रेंट पे रह रहा है, तो इन दैट सिनेरियो क्या उसको भी आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, रेंट जो भी वो पे करता है उस पे। लैंडलॉर्ड को अपना नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि राम रजिस्टर्ड नहीं है। इनकेस राम रजिस्टर्ड होता, कोई कमर्शियल डेलिंग रेजिडेंशियल डेलिंग पे बैठ रहा होता एंड वहां पे वो रेंट पे कर रहा होता, तो एज्यूम करेंगे कि वो कमर्शियली वहां पे काम कर रहा है एंड उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा रेंट पे जो भी टैक्स बनता है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज रिगार्डिंग टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इनकेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जनरली ज़्यादातर होते भी है लैंडलॉर्ड, जो भी लैंडलॉर्ड है वो अपने प्रॉपर्टी की फ्लोर स्पेस इंडेक्स या टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स जो है प्रोमोटर को या बिल्डर हो गया, डेवलपर हो गया, उनको ये ट्रांसफर कर देते हैं अपना। तो इन दैट सिनेरियो ये कहा गया कि जब भी ट्रांसफर किया जाएगा वहां पे आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, प्रोमोटर को पे करना होगा। ये कोई भी पर्सन ट्रांसफर करता है उस पे टैक्स, उस पे इस कदर टैक्स लगाया जाएगा, ध्यान रखना ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। इनके से कमर्शियल प्रॉपर्टी होता तो वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। पॉइंट नंबर 5C में आते हैं, 5C है रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज ले लिया आपने 30 साल से ऊपर, किसी भी पर्सन के द्वारा लॉन्ग टर्म लीज ले लिया अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट प्रीमियम बोलो, आप पीरियोडिक रेंट बोलो, सलामी बोलो। ये बेसिकली होता क्या है कि 99 ईयर्स के लिए कोई भी कंपनी आती है, बिल्डिंग को दे देती है रेंट पे 99 ईयर्स के लिए, तो लॉन्ग टर्म लीज है, अपफ्रंट प्रीमियम उनको पे करना होता है, सलामी पे करना होता है। अब इस केसेस में जो है 99 ईयर्स तक लीज ले लिया गया, तो ऐसे सिनारियो पे उन्होंने बोला कि प्रोमोटर को जो है पे करना होगा आरसीएम पे जीएसटी, ये बताया गया है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि सर्विसेज सप्लाई किया जा रहा है डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना, इस पे कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं। सर्विसेज जो है डायरेक्टर ऑफ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है या बडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बडी कॉर्पोरेट। सपोज मारुति सुजुकी लिमिटेड के एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। मारुति सुजुकी लिमिटेड के डायरेक्टर है मिस्टर राम अपने मारुति सुजुकी लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी सर्विसेज, तो उस केसेस में क्या बताया गया कि इसको पढ़ के वही लग रहा है, उस केसेस में क्या बताया गया कि आपको जो है, जो मारुति सुजुकी लिमिटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में है इनकेस, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज मिस्टर राम डायरेक्टर है किसी कंपनी के जो यूएसए में एंड वहाँ पे वो डायरेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो इस वजह से वहाँ पे उसको पे करने की जरूरत नहीं है आरसीएम पे, जो यूएसए पे रजिस्टर्ड है कोई कंपनी। ठीक है, इस पे हम जो है बाद में क्लैरिफिकेशंस आई हैं कि अब पॉइंट इज दिस कि मिस्टर राम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या वो डेली मतलब डेली सर्विसेज है, पर्सनल लेवल पे सर्विस नहीं है, जो सर्विसेज जनरली डायरेक्टर करते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे वो सर्विसेज है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ये देखिए कि मारुति सुजुकी लिमिटेड ने मिस्टर राम को जो पेमेंट किया है उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया, किस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया है इन इनकम टैक्स एक्ट, इनकेस वो सेक्शन नंबर 92 192 के अंदर में डिडक्ट किए गए हैं। व्हाट डज दिस मीन कि 192 जो है टीडीएस सैलरीज के लिए होता है, इनकेस उसको सैलरी की तरह बुक में
बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया गया जो भी रेम्यूनरेशंस पे किए गए डायरेक्टर को, एंड उस पे 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया गया, तो वहां पे आपको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। मैं लेके आना चाहूंगा आपको शेड्यूल नंबर 3 के पारा नंबर 1 पे। पारा नंबर 1 शेड्यूल नंबर 3 क्या कहते हैं कि इनकेस कोई भी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स हैं तो उस केसेस में कोई भी वहां पे सप्लाई नहीं माना जाता है, वहां सप्लाई नहीं माना जाता है जो भी एम्प्लॉय सर्विस अपना एम्प्लॉयर को देता है, ठीक है। प्रोवाइडेड की टर्म्स एंड कंडीशंस जो एम्प्लॉयर के एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे ही सर्विसेज प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि नॉन कम्पीट फी प्रोवाइड किया गया कि एम्प्लॉय को बताया गया कि आप किसी और कंपनी पे काम नहीं करोगे, इसके लिए आपको इतने फीस दिए जाते हैं। तो इन दैट सिनेरियो दैट इज नॉट अगेन, मतलब वो कवर्ड हो जाती है सप्लाई में, वो शेड्यूल 3 के पारा नंबर 1 पे कवर नहीं होता है, सप्लाई पे कवर्ड हो जाता है, उस पर टैक्स पेबल हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टर रेम्यूनरेशंस के केस में, इन केस जो है वो बुक्स पे डिक्लेयर नहीं किया गया सैलरी की तरह। व्हाट डज दिस मीन कि कोई ना कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी पे वो सर्विस नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, तो एम्प्लॉय की सर्विस में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, इस वजह से वहाँ पे 194J पे टीडीएस डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। आपको आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, उस कंपनी को मारुति सुजुकी लिमिटेड हमारे केस में उसको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स आरसीएम के बेसिस पे, ठीक है। अब आते हैं, होप ये सब क्लियर होगा आपको। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। इनकेस कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, कहीं पे लगता है कि मुझे और भी एग्जांपल्स देनी चाहिए और ज़्यादा ब्रीफिंग करनी चाहिए, तो आप ना इसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसको और भी एग्जांपल्स के साथ में और भी एग्जांपल के साथ में एक नई वीडियो डाल दूंगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास जो है 7 नंबर पॉइंट में बताया गया कि सर्विसेज प्रोवाइडेड एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। यहाँ पे बताया गया इंश्योरेंस एजेंट ने किसी भी पर्सन को जो कि इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड करिए, मतलब कि इंश्योरेंस बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसमें मिस्टर राम काम कर रहा है एज एन इंश्योरेंस एजेंट। ध्यान रखना इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन से बोला गया है कि सेक्शन नंबर 42A ऑफ इंश्योरेंस की जो एक्ट है उस पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इनकेस रजिस्टर्ड नहीं है मिस्टर राम उस पर, तो वहां पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, और बाकी केस में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाते हैं। मिस्टर राम जो है प्रोवाइड कर रही है एक पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी पे, एलआईसी टैक्सेबल टेरिटरी पे मिस्टर राम उसको प्रोवाइड कर रही है। ध्यान रखना मिस्टर राम एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट की तरह आमदन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकेस एम्प्लॉय होता तो शेड्यूल नंबर 3 में वापस से वो शेड्यूल नंबर 3 पारा नंबर 1 पे एक्सक्लूड हो जाता है, उसको हम सप्लाई कहते ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, प्रोफेशनल कैपेसिटी पे एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, तो इस वजह से उस पे आरसीएम पे टैक्स लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 के बाद चलते चलते हम आगे पॉइंट नंबर 8 पे। 8 पे बोला गया कि सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं रिकवरी एजेंट के द्वारा बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी कंपनीज को। तो इस केसेस में क्या होगा कि रिकवरी एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंट हो, में भी कंपनी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो, इनकेस वो प्रोवाइड कर रही है बैंक्स को या एफआई को या एनबीएफसी को एक टैक्सेबल टेरिटरी में जो कि होनी चाहिए, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, उस पर टैक्स एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी आरसीएम के केसेस पे, ठीक है। इस पे कुछ ज्यादा है नहीं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 पे क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑथर है, कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, उन्होंने क्या किया, बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर ओके 13A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू द ओरिजिनल लिटरेरी टू अ पब्लिशर। उन्होंने क्या किया, ऑथर ने अपना बुक, सपोज ऑथर है, मैं एक ऑथर हूँ, मैंने क्या किया, एक बुक लिखा, बुक लिखने के बाद पब्लिशर को अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, एज एन ऑथर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा या पब्लिशर को पेमेंट करना पड़ेगा। जनरली बताया गया है कि पब्लिशर जो है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी उसको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स इन आरसीएम। बट इन केस मैं ऑथर हूँ, मैंने एक ऑप्ट आउट किया कि ऑप्ट इन किया, मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड मैं इनवॉइस में डिक्लेयर कर रहा हूँ, सेम जैसे जीटीए केस में था, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इनवॉइस में एंड देन मैं टैक्स लगा के इनवॉइसेस वहाँ पे इश्यू कर रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस इश्यू कर रहा हूँ, तो इन दैट सिनेरियो ऑथर ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो जाता है। तो बेसिकली ऑप्शनल बेसिस पे है, ये जीटीए के केस में जैसे था सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही गिवन है। आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। ओवरसीइंग कमिटी ने आरबीआई को कोई सर्विसेज को प्रोवाइड किए हैं, तो इन दैट सिनेरियो आरबीआई को टैक्स पे करना पड़ेगा। ओवरसीइंग कमिटी ने जो भी सर्विसेज आरसीएम में प्रोवाइड किया है आरबीआई को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 पे। पॉइंट नंबर 11 में क्या बात है कि 11 है उनकी सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ध्यान रखना यहाँ पे इंडिविजुअल बताया गया, अदर देन अ बड़ी कॉर्पोरेट
पार्टनरशिप और एलएलपी टू अ बैंक एनबीएफसी इफेक्टिव हुआ था 27 जुलाई 2018 पे। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पे पॉइंट क्या बताया गया कि एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और वो इंडिविजुअल है। यदि इंडिविजुअल है और बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी प्रोवाइड कर रही है अपनी सर्विसेज, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम लग जाएगा। बाकी यदि वो इंडिविजुअल नहीं है, बड़ी कॉर्पोरेट एलएलपी है, तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सिमिलर वे में बिजनेस फैसिलिटेटर कंपनी बैंकिंग कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम लग जाएगा। बट ये एप्लीकेबल नहीं होता इन केस वो बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट बडीज को जिन्होंने टीडीएस रिलेट करने के लिए सिर्फ सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो ये बातें थे पॉइंट नंबर 12 पे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 13 पे बताया गया कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। तो मतलब एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कंपनी है, उसने उसका कोई एजेंट है, उस एजेंट ने जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को प्रोवाइड किया सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट का जैसे वहाँ ऊपर में था, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है कंसेप्ट यहाँ पे, कि वहाँ पे टैक्सेशन जो है एजेंट पे नहीं करेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को आरसीएम के बेसिस पे। पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 14 बताया गया कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस हो गए, वो यदि प्रोवाइड किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें सिक्योरिटी सर्विस का मतलब हुआ सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, ये नहीं कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह हमने लगा दिया और हमने कोई पर्सन वहां पे नहीं रखा, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल कोई पर्सन, पर्सन मतलब लिविंग ह्यूमन बोल सकते हैं हम, सीसीटीवी कैमरा को लगा दिया सिक्योरिटी के पर्पज पे, तो वो उसके लिए ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट है हमने एक इंडिविजुअल को वहां पे, अपने इंडिविजुअल को वहां पे रखा, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, सिक्योरिटी सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या बताए गए हैं, एनी पर्सन अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट, मतलब बड़ी कॉर्पोरेट के अलावा किसी और पर्सन ने, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, ईओपी है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड किया। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, सिक्योरिटी पर्सनल अपना प्रोवाइड कर दिया किसी पर्सन को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। सपोज मुझे प्रोवाइड किया, मेरा कंपनी है, बड़ी कॉर्पोरेट है मेरा, मे बी सपोज एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड को उन्होंने प्रोवाइड किया सिक्योरिटी पर्सनल, तो इन दैट सिनेरियो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाएगी, आरसीएम के बेसिस पे मैं टैक्स पे करूँ। ठीक है, सपोज ये कंपनी है, ये कंपनी सपोज G4S सर्विसेज लिमिटेड है, इनकी सिक्योरिटी सर्विस जनरली आती है, G4S सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड है ये कंपनी है, और इन्होंने प्रोवाइड किया रजिस्टर्ड पर्सन को, एबीसी लिमिटेड को, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज पे इनको पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट बोला गया, पार्टनरशिप फॉर्म को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं किया गया। इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म भी यदि प्रोवाइड कर रही है सिक्योरिटी पर्सन को, तो आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं जी। पॉइंट नंबर 15 बताया गया, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसीडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विस रेसिपिएंट प्रोवाइडेड टू बड़ी कॉर्पोरेट। मतलब सपोज हमारी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, एबीसी लिमिटेड कंपनी को कोई पर्सन हो, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो इस एग्जांपल हम लेके आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एबीसी लिमिटेड को प्रोवाइड कर दिया एक व्हीकल प्रोवाइड कर दिया, और एबीसी लिमिटेड ने उस व्हीकल को रेंट पे लिया है, और व्हीकल जो है जनरली पैसेंजर कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, पैसेंजर कैरी आउट करने के लिए लिए जाते हैं। बड़ी कॉर्पोरेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जांपल फिर से बताता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बड़ी कॉर्पोरेट है, उसने रेंट पे लिया एक व्हीकल जो कि पैसेंजर कैरी आउट करने के लिए लेके जाया जाता है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, टैक्सेबिलिटी यहाँ पे बताया गया आरसीएम पे होगा। उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज के लिए बताया गया ये। और ये पॉइंट पे एक और क्लैरिटी देता हूं मैं, एबीसी लिमिटेड ने, जो हमारी कंपनी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एबीसी लिमिटेड को रेंट किया मोटर व्हीकल। इनकेस उसने क्या किया होता कि सिंपली ऐसे ही उसने पूरी पैसेंजर सर्विस दिया होता, सिर्फ पैसेंजर कैरी करने की, व्हीकल को रेंट पे नहीं लिया होता, तो उस पॉइंट के लिए ये कवर्ड नहीं है। मतलब उसने सिर्फ सर्विस लिया, पैसेंजर आप कैरी आउट, पैसेंजर आप मेरे जो भी पैसेंजर उसको कैरी आउट करके यहाँ पे लेके आ जाओ एंड लेके चले जाओ, तो इन दैट सिनेरियो वो पॉइंट यहाँ पे कवर्ड नहीं है। मैं ये ध्यान कंसंट्रेट कराना चाहता हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इनकेस उसने मोटर व्हीकल को रेंट पे लिया तभी जाके आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है, उसके लिए ये पॉइंट लाया गया है। देख लेते हैं आगे, इनकेस जीएसटी पेबल है बाई एट द रेट ऑफ 5% और जीएसटी पेबल एट द रेट ऑफ 12%, जो जीटीए के लिए था, ऑथर के लिए था, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे भी है।
अब देख लेते हैं, सपोज जीएसटी पेबल था 5% के रेट पे। सप्लायर जो यहाँ पे बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट यदि सप्लायर नहीं है तभी जाके आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है। प्रिसिपेंट बड़ी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगी। पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी, पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इज रेसिपेंट। तो हमारी एग्जांपल आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने प्रोवाइड किया एबीसी लिमिटेड को मोटर व्हीकल रेंट पे, तो इन दैट सिनेरियो 5% के रेट पे जीएसटी लग रखा है, तो वहां पे जो है टैक्स बन जाएगी। आरसीएम के केस में एबीसी लिमिटेड को पे करना पड़ेगा टैक्स। सपोज वो एबीसी लिमिटेड नहीं था, कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी था, कोई और फॉर्म था, पार्टनरशिप फॉर्म था, तो इन दैट सिनेरियो जो है फॉरवर्ड चार्ज लग जाएंगी। फॉरवर्ड चार्ज लगेगी मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब पॉइंट इज दिस की सप्लायर बड़ी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं है, सप्लायर अब एबीसी लिमिटेड ही है और वो प्रोवाइड कर रहा है सपोज एक्सवाईजेड लिमिटेड को, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो एक्सवाईजेड लिमिटेड को प्रोवाइड करे या किसी भी फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म किसी को भी प्रोवाइड करे, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगी 5% की रेट ही क्यों ना हो उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके रेट 12% है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज लगेगी, टेंशन ही खत्म है उस पर। पॉइंट यहाँ पे यही नोटिस करने वाली बात है कि इनके 5% है, तो देखना है कि सप्लायर कौन है। सप्लायर अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट होनी चाहिए एंड रिसिपेंट है बड़ी कॉर्पोरेट ही होनी चाहिए, तब जाके ही आरसीएम लगेगी। और ध्यान रखना है ऐसे व्हीकल दिया जा रहा है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी रिसिपेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट थे पॉइंट नंबर 15 पे। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट टेकिंग द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर। यदि सब सर्विस लिए जा रहे हैं ओनली विदाउट रेंट ऑफ मोटर व्हीकल, व्हीकल हमने नहीं लिया, सिर्फ पैसेंजर की सर्विस ले रहे हैं, तो वहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 पे आते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सर्विस बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ एससेबी। ध्यान रखना गुड्स के डेफिनेशंस आप याद करोगे तो गुड्स के डेफिनेशंस में बोला गया है कि एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज वहां पे एक्सक्लूड किया जाता है, मनी को भी एक्सक्लूड किया जाता है। इवन सर्विसेज की भी डेफिनेशंस पे यही है कि सिक्योरिटीज और मनी को एक्सक्लूड किया जाता है, बट सर्विसेज में अलग से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इनकेस आप अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या डीलिंग विद सिक्योरिटीज करते हो तो वहां पे जो है टैक्सेबिलिटी बन जाती है, सप्लाई उसको कहते हैं। तो वहां पे उसी में बोला गया कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, कोई भी लेंडर यदि बोरोवर को लेंड कर रही है सिक्योरिटीज तो इन दैट सिनेरियो लग जाएगी, आपके आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बनेगी, बस दैट्स इट। और ये जो है आपकी सीजीएसटी एक्ट पे डिफाइंड है सेक्शन नंबर 9394 के अंदर, उसी कदर ये सेम टू सेम सेक्शन नंबर 5354 के अंदर में डिफाइंड है फॉर आईजीएसटी एक्ट जो है। इसके अलावा आईजीएसटी एक्ट में और दो चीजें डिफाइन किए गए हैं जिस पे आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन ऑफ देन दी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई पर्सन है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आउट ऑफ इंडिया, सपोज उन्होंने किसी पर्सन को दिया जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पर्सन है तो वहां पे टैक्स आपको लग जाएगी आरसीएम के बेसिस पे, टैक्स टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। और एक पॉइंट था पहले जो कि ओमिट किया गया 1 अक्टूबर 2023 से, इस पे एप्लीकेबल नहीं बनती है। ओमिट क्यों किया गया अभी बताते हैं हम, देख पहले समझ लेते पॉइंट था क्या। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम पॉइंट ऑफ द क्लियरेंस रेसिपेंट। तो पर्सन जो लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंपोर्टर को प्रोवाइड कर रहा है तो इंपोर्टर जो है टैक्स पे करता है। एक्चुअली होता क्या था कि सपोज यूएसए से मिस्टर राम गया कोई भी सामान लेके आने के लिए, तो यूएसए वालों ने कहा कि मैं आपको फ्रेटन बोर्ड दूंगा। फ्रेटन बोर्ड मतलब कस्टम स्टेशन जो कि आउटसाइड इंडिया है, यूएसए की कस्टम पोर्ट है, वहां तक ही वो लाके देगा सामान, और यहाँ से जो भी शिप की वेसल्स के जो भी कॉस्ट है वो बियर करना पड़ेगा मिस्टर राम को। तो मिस्टर राम ने बियर किया फ्रेट को, एंड देन यहाँ पे आने के बाद में जो भी कस्टम ड्यूटी पे करनी है पे करके वो लेके चले गए। दिस इज वन केस। नेक्स्ट केस ये भी होता है कि कॉस्ट ऑन फ्रीट बेसिस, इट मीन्स कि यूएसए ने अपनी इंडियन की कस्टम पोर्ट तक सर्विस प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे फ्रीट ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो उसने पे कर दिया, कस्टम ड्यूटी उसने पे कर दिया इस फ्रीट पे भी, इस फ्रीट के अमाउंट पे भी। वापस कस्टम ड्यूटी की वैल्यूएशन करते समय कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए एक वैल्यू ड्राइव किया जाता है, उस वैल्यू ड्राइव करते समय ये फ्रीट को भी इंक्लूड किया जाता है उस अमाउंट पे जो कि ऑलरेडी कैश एंड फ्रीट पे इंक्लूडेड है, फिर से वापस से फ्रीट को इंक्लूड किया जाता है एंड देन उस पर टैक्स पे कराया जाता था। तो दैट वाज अ डबल टैक्सेशन केस, तो इस वजह से इस पे केसेस गए, लिटिगेशंस हुए, तो अब जो है इसको हटाया गया कि आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, डबल टैक्सेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये थे आपके सारा का सारा लिस्ट
जो हमने अभी कवर किया। अब हाँ, जो हमने कवर किया हम ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी जो आरसीएम के बेसिस पे है, पॉइंट 16 पॉइंट है इसमें ध्यान रखना है। जीटीए, लीगल सर्विसेज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केसेस, उसके बाद आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो सर्विसेज है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, रेंटिंग के सर्विसेज, लीज लैंड वगैरह देना, एंड सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज, डायरेक्टर के सर्विसेज, काफी सर्विसेज हैं इस पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी बनती है। आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप कि आरसीएम एप्लीकेबिलिटी किस पे बनती है। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा किस किस पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनती है। इनके साथ कोई इंटरप्रिटेशन लगे और भी ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा होनी चाहिए इस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसकी वीडियो क्योंकि लंबे जा रही थी तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन कहीं पे एक्सप्लेनेशन यदि आपको कम लगा हो तो लेट मी नो, मैं अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। सो हाँ, आपने अभी तक इनके सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड बेस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।